हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एम करीम के कूलम्ब्स लॉ चैप्टर को। और स्टूडेंट अभी जिस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, पहले 2 मिनट में तेजी से उससे रिलेटेड जो थ्योरी है या कंसेप्ट है उसे तेजी से समझ लेते हैं। स्टूडेंट नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास 2 चार्ज स्फीयर है ए और बी, और किसी कॉमन पॉइंट्स ओ से अगर इसे सस्पेंड कर दिया जाए 2 अलग अलग स्ट्रिंग से जिसका लेंथ एल है, दोनों का लेंथ एल सेम है, तो क्या होगा? देखिए स्टार्टिंग में तो इसको अगर सस्पेंड करेंगे तो दोनों चार्ज स्फीयर यहाँ पे होगा, लेकिन चूंकि दोनों पे सेम चार्ज है क्यू और दोनों का मास स्मॉल एम है, ठीक है, तो दोनों पे सेम चार्ज क्यू रहने के चलते क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव वैल्यू का फोर्स लगाएगा, कूलम्बिक वैल्यू का फोर्स लगाएगा एक दूसरे से दूर एफ, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ से। क्लियर है? इस एफ के चलते, कूलम्बिक फोर्स के चलते क्या होगा, दोनों स्फीयर जो चार्ज स्फीयर जो एक दूसरे से दूर जाना शुरू होगा। साथ ही साथ एक चीज और क्या होगा, इस बीच में इस धागे में क्या होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इस टेंशन का कंपोनेंट मान लेते हैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे, जब ये वर्टिकल से ये एंगल थीटा है, ठीक है, ऑब्वियस आप समझ रहे हैं दोनों सेम आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, सेम वैल्यू का फोर्स लगा रहा है, तो सेम डिस्टेंस हो जाएगा सेम एंगल बनाते हुए इस वर्टिकल लाइन से। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी पोजीशन पे यहाँ पर अगर ये थीटा है तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, तो ये टी कॉस थीटा, इधर ये टी साइन थीटा। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, ये जो कूलम्बिक फोर्स एफ है इसका वैल्यू घटते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज स्फीयर के बीच का डिस्टेंस अब आर जो है के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो नीचे में आर है, वो आर अब बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फोर्स का वैल्यू घटते चला जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, ये टी साइन थीटा, इस अपोजिट डायरेक्शन में ये टी साइन थीटा लग रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एफ का वैल्यू और टी साइन थीटा का वैल्यू जो है बराबर हो जाएगा। क्लियर है? उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? साथ ही साथ भाई इस डायरेक्शन में इसका कोई मूवमेंट तो नहीं है, कोई मोशन नहीं है, तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या होगा, 0 होगा, मतलब टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी कंटिन्यूस पर नीचे की ओर लगते रहेगा। आप समझ रहे हैं? 2 इक्वेशन हमारे पास है यहाँ से, और साथ ही साथ कूलम्बिक फोर्स का वैल्यू जब दोनों के बीच का पोजीशन उस सिचुएशन में स्मॉल आर है तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के का वैल्यू आप समझ रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर एयर में है तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब यहाँ से देखिए ये बेसिक इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन जो मिला, यहाँ से हम लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। भाई अगर ये टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा, इधर साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, इधर f बाई एम जी हो जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया, और यहाँ पे इसको फर्दर आप ड्राइव कर सकते हैं। f का जो वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये यहाँ पर पुट कर देंगे तो tan थीटा का यहाँ पे इतना वैल्यू आ गया। क्लियर है? अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं या फिर कैसे सॉल्व करते हैं। वन थिंग। दूसरा स्टूडेंट, नॉर्मली क्या होता है कि भाई इस थीटा का वैल्यू जो होता है बहुत ही कम होता है, 5 डिग्री 10 डिग्री एंगल से ये दोनों क्या होता है, जब सस्पेंड किया जाता है तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो थीटा का वैल्यू जब बहुत कम होगा तो समझिए यहाँ पर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिएगा tan थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए सी बाई ओ सी, tan थीटा इक्वल्स टू ए सी परपेंडिकुलर बाई ओ सी बेस। क्लियर है? अब यहाँ से ध्यान दीजिए, जब थीटा का वैल्यू बहुत कम है इसका मतलब ओ ए इक्वल्स टू क्या होगा, ओ सी होगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होगा, क्योंकि क्या है ना कि बहुत ही कम, ये अभी स्टार्टिंग में इस तरह से बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में था स्ट्रिंग, ये हल्का क्या हुआ, एकदम हल्का ऐसे बेंड हुआ, हल्का बेंड हुआ। देखिए अगर बहुत ज़्यादा बेंड होता, बहुत ज़्यादा अगर एंगल से ये सेपरेट हो जाता तब तो ये और ये बराबर नहीं होता, ओ ए और ओ सी बराबर नहीं होता, लेकिन इस पोजीशन से एकदम हल्का ही बेंड हुआ, तो लगभग क्या होगा, ये लेंथ वर्टिकल वाला ये जो हल्का सा बेंड हुआ ये दोनों लगभग बराबर होगा, मतलब कि ओ ए और ओ सी का वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगा, ओ सी और ओ ए दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू ए सी बाई ओ सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी का वैल्यू ये क्या होगा, ये टोटल आर है तो ये r/2 हो गया, r/2, और ओ सी का वैल्यू लगभग ओ ए के बराबर है, मतलब एल हो जाएगा, ओ सी का वैल्यू एल हो गया, यहाँ से r/12, मतलब tan थीटा का वैल्यू r/12 हो गया। क्लियर है? तो एक तरह से देखा जाए तो tan थीटा से रिलेटेड यहाँ पे 3 फॉर्मूला मिल रहा है छोटा छोटा, tan थीटा इक्वल्स टू एफ बाई एम जी, जैसा सिचुएशन के हिसाब से जो पैरामीटर हम लोगों को दिया हुआ है और क्या निकालना है अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, या फिर आप ये देख सकते हैं या फिर ये देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है टू आइडेंटिकली चार्ज्ड पॉइंट स्फीयर ऑफ मास 10 ग्राम आर सस्पेंडेड बाय थ्रेड ऑफ लेंथ L सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। चलिए ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, दो चार्ज स्फीयर, दोनों का मास दिया हुआ है 10 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिए, 1000 से या तो डिवाइड कीजिए या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए। समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया सब यूज हो चुका है। थीटा का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया थ्योरी, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला जो आ रहा है tan थीटा, सब जगह जो थीटा जो वैल्यू आ रहा है, ये थीटा क्या है, वर्टिकल से जो एंगल, कोई एक थ्रेड जो एंगल बना रहा है वो है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दोनों थ्रेड के बीच का ही एंगल दे दिया 60 डिग्री, तो उस हिसाब से थीटा का वैल्यू का अगर बात करें, थीटा मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा। ये थीटा यहाँ पर है जिसका वैल्यू कितना है, इसका हाफ मतलब 60/2 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, दोनों चार्ज जो स्फीयर है उसके बीच का डिस्टेंस r आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला में इसको हम लोग स्टैंडर्ड r से रिप्रेजेंट किए हैं, जो कि यहाँ पे x से दिखा रहा है, समझ रहे हैं। 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो चार्ज का वैल्यू निकालना है, चार्ज का वैल्यू निकालना है भाई। तो बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। आप जहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे देखिए, थीटा आपको पता है, के का वैल्यू 9×10⁹ आप समझ रहे हैं जो भी है, क्यू का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू पता है, एम पता है, जी पता है, सब पता है। मतलब वी हैव डायरेक्टली, हमारे पास जो डायरेक्टली जो फॉर्मूला है वो क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू KQ² डिवाइडेड बाई R² mg। क्लियर है। अब देखिए दो तरीका है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इनफैक्ट आपको बेसिक तरीके से बढ़ना चाहिए। आपको एग्जैक्टली सेम आप सारा प्रोसेस करेंगे, टेंसर आप दिखाएंगे एकदम एग्जैक्टली इस तरह से, t cos थीटा, यहाँ पे थीटा दिखा है, t sin थीटा, यही सारा काम करेंगे, एग्जैक्टली सेम काम करेंगे। और ये 3 इक्वेशन लिखने के बाद आपको यहाँ से इस तरह से फॉर्मूला पे जाना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी चूंकि हम लोग थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, tan थीटा, तो यहाँ पे हो गया tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री इक्वल्स टू के का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ इंटू क्यू का वैल्यू निकालना है भाई, Q² R का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻² का स्क्वायर इंटू मास का वैल्यू कितना है, तो 10 × 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1/√3। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली इसका जो वैल्यू आता है 12.5 × 10⁻⁸ कूलम। डिटेल सारा स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया कैलकुलेशन का। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, जहाँ पे √3 का वैल्यू होता है 1.732। क्लियर है। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है टू आइडेंटिकली चार्ज द स्फीयर्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम आर सस्पेंडेड। अच्छा ऐसा करते हैं, जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसे लिखते चलते हैं। मास का वैल्यू दिया हुआ है 5 ग्राम, मतलब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। आर सस्पेंडेड बाई थ्रेड्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। आप समझ रहे हैं सिचुएशन। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। ठीक है, यहाँ पर अगेन हम लोगों को चार्ज का, दोनों स्फीयर पे चार्ज का कितना वैल्यू है वो निकालना है। इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल, मतलब ये टोटल एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो उस हिसाब से थीटा का वैल्यू स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बाई 2, मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। आगे कह रहा है एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्फीयर इज 50 सेंटीमीटर। सेपरेशन बिटवीन द स्फीयर मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है, इस आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 50 सेंटीमीटर, मतलब ये 50 × 10⁻² मीटर। अब डायरेक्टली अगेन सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू KQ² बाई R² mg। सब वैल्यू दिया हुआ है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू KQ² बाई R² mg। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए ये क्या हम लोग लिख देंगे इसको, थीटा का वैल्यू कितना है, tan 45 डिग्री KQ² बाई R² mg। अब ध्यान दीजिएगा ये tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से क्या होगा, ये KQ² R² mg उधर चला जाएगा, मतलब KQ² इक्वल्स टू R² mg। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो डायरेक्ट ये हो जाएगा R² mg, स्क्वायर रूट हो जाएगा डिवाइडेड बाई K। अब सबका वैल्यू पता है, सबका वैल्यू हम लोग देखिए पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ये मतलब है 50 × 10⁻² का स्क्वायर, R²। मास का वैल्यू कितना है, 5 इंटू इतना किलोग्राम, 5 × 10⁻³ किलोग्राम हो गया। ठीक है। जी का वैल्यू आपका हो गया 9.8
क्लियर है। और के का वैल्यू कितना है, तो 9 × 10⁹ ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का था फाइनली देख सकते हैं इसका वैल्यू इतना आ जाता है। वन थिंग, सेकंड थिंग, डिटेल आपका सारा स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m आर सस्पेंडेड बाय थ्रेड ईच ऑफ लेंथ कैपिटल L। चलिए, दो आइडेंटिकल बॉल है, दोनों का मास स्मॉल m आपको दिया हुआ है, जिस थ्रेड से ये सस्पेंडेड है दोनों थ्रेड का लेंथ L आपको दिया हुआ है। आगे पूछ रहा है व्हाट विल बी द सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन कहने का मतलब इस R का वैल्यू पूछ रहा है, यही R है ना, इस R का वैल्यू मतलब R = साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये पूछ रहा है हम लोगों से। इफ दे कैरी सिमिलर चार्जेस, हालांकि यहाँ पे चार्ज का वैल्यू क्वेश्चन में छूट गया है, ये आपका आंसर से क्लियर है क्योंकि आंसर में क्यू दिया हुआ है, क्यू के फॉर्म में आंसर है, इसका मतलब दोनों पे चार्ज भी क्यू आपको दिया हुआ है। तो पहला तो आपको हमेशा स्टूडेंट हैबिट होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो इस तरह से लिखने का हैबिट होना चाहिए। इसका दो बेनिफिट है, पहला बेनिफिट कि आपका स्पीड बढ़ेगा और दूसरा क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही बात है इनफैक्ट। नाउ चलिए, अब हम लोगों को देखिए आर का वैल्यू निकालना है, ये तीन चीज दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो कैसे सोचेंगे भाई, देखिए दो फॉर्मूला है, tan थीटा = इतना होता है KQ² R² mg। तो यहाँ पर क्या है, एक तो थीटा का भी चक्कर है, यहाँ से हम लोगों को R निकलेगा लेकिन थीटा पता नहीं है, बाकी Q mg सब पता है, ठीक है। यहाँ पर एक और फॉर्मूला है tan थीटा = R/2L, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, R/2, tan थीटा = इतना, tan थीटा = इतना, इसका मतलब यहाँ से R/2L = इतना हो जाएगा। हम लोगों को R का वैल्यू निकालना है, बाकी सारा चीज़ नोन है, निकल जाएगा यहाँ से। कहने का मतलब है कि वी हैव, अब यहाँ पे आप दो बार अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हैं, tan थीटा = दिस KQ² mg और tan थीटा = R/2L, इक्वेशन 1 and 2, और यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो R/2L = दिस, समझ रहे हैं ना, KQ² / R² mg। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्यों ऐसा हम लोग कैसे सोचे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे सोच रहे हैं और ऐसे ही क्यों किए ये ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। तो भाई आर का वैल्यू निकालना था, हम लोग आर पे फोकस किए, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला ना छोड़ के इस फॉर्मूला पे हम लोग का ध्यान गया, क्योंकि इस फॉर्मूला में आर है, इस फॉर्मूला में भी आर है, बाकी सारा चीज़ क्यू एम जी एल वगैरह सब हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए दोनों को इक्वेट किए, tan थीटा वाला टर्म हट गया, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आर बच जाएगा, यहाँ से आर का वैल्यू निकाल देंगे, इस तरह से सोचे। तो यहाँ से आप देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो इधर हो गया RQMG, R × R² RQMG, और इधर ये हो गया 2LKQ², और यहाँ से देखिए ये R का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2LKQ² / mg, इतना का पावर 1/3। क्लियर है। देखिए सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 × L, K का वैल्यू है 1/4πε0, ठीक है ना, तो ये नीचे में आ गया 4πε0, ये हो गया, ऊपर में 2LQ² और नीचे में ये mg का पावर 1/3। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा LQ² या Q²L, नीचे में हो जाएगा 2πε0 mg का पावर 1/3। दिस इज योर आंसर। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, टू सिमिलर चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन एयर देन द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 30 डिग्री। आप देख सकते हैं दो इक्वल चार्ज्ड स्फीयर है, सेम पॉइंट कॉमन पॉइंट से इसे दो अलग अलग स्ट्रिंग से सस्पेंड किए हैं अभी एयर में, ये पहला वाला सिचुएशन है, एयर में है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों चार्ज स्फीयर के बीच का जो एंगल है कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन आगे कह रहा है, द एंगल रिमेन्स द सेम व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये एंगल जो 30 डिग्री ये सेम रहता है जब मान लिया इस पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं, एक लिक्विड में इमर्स कर देते हैं, लिक्विड आप देख सकते हैं, इस लिक्विड में इमर्स कर देते हैं तो एंगल सेम रहता है, जहाँ पे लिक्विड का डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आगे कह रहा है, कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। अब ये मीडियम चेंज हो गया, एयर का तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो इस ये जो लिक्विड है इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। इफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर ये जो स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का डेंसिटी आपको दिया हुआ है डी का वैल्यू 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्लियर है। चलिए ठीक है, कैसे सोचेंगे ये समझना है। देखिए सबसे पहला भाई कॉमन सा बात है, कॉमन सा कंसेप्ट है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम में जिस चीज़ का वैल्यू निकालना है तो आपका डायरेक्ट हिट वहाँ पर होना चाहिए।
इस चीज़ को निकालना है ना, तो कैसे सोचेंगे? एप्सिलॉन आर निकालना है तो जाहिर सा बात है आपका दिमाग जो है, जो कूलम्बिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है KQ²/R², जहाँ पे K का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है, जब चार्ज पार्टिकल एयर में होता है, इस फॉर्मूले पे जाएगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकालना है, मीडियम चेंज हो गया और इसी मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले एफ में आएगा, जहाँ पे एफ का वैल्यू जो होता है K/1/4 पे एप्सिलॉन, तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्लियर है? आप जान रहे हैं पहले से। तो ये पक्का बात है कि हम लोग एफ वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो हम लोग यूज करेंगे, तभी तो एप्सिलॉन आर का टर्म आएगा जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। पहले तो इतना सोचिए। दूसरा अब क्या है कि भाई थोड़ा सा समझना होगा इसके फिनोमेना को, कि क्या हो रहा है जब एयर से इसे किसी लिक्विड में हम इमर्स कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में समझिए स्टूडेंट, बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर, कि देखिए जब भी आप किसी चार्ज स्फीयर को, क्लियर है, या किसी इन जनरल किसी बॉल को, सपोज कीजिए अगर एयर से दूसरे मीडियम में अगर आप उसको ले जाते हैं, तो पहला बात तो ध्यान रखिए, बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, मास चेंज नहीं होता है। मास जितना है 5 ग्राम तो 5 ग्राम ही मास रहेगा। बॉडी के वेट में डिफरेंस आता है, वेट उसका कुछ घट जाता है। अच्छा, वेट क्यों घटता है ये समझिए, बेसिक आप लोग बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोग पढ़े होंगे, बॉयंसी फोर्स जहाँ पे लगता है। क्या होता है कि जैसे ही आप इसको किसी लिक्विड में ले जाइएगा ना, तो एक अप थ्रस्ट, ऊपर की ओर एक फोर्स लगने लगेगा, तो जितना वेट पहले था अब क्या होगा कि वेट घट जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर जितना फोर्स लग रहा है। अच्छा, ऊपर की ओर कितना वैल्यू का फोर्स लगता है, थोड़ा सा बेसिक समझिए। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इसको लिक्विड में ले गए, तो ये जो स्फीयर है, ये जो चार्ज स्फीयर है, अब क्या करेगा, जैसे ही ये नीचे जाएगा तो कुछ वाटर को ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, वाटर को हटाएगा। ठीक है, और कितना वाटर को हटाएगा, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही, अपने वॉल्यूम के बराबर उतना वाटर को वहां से डिस्प्लेस कर दिया, तब तो नीचे गया। और जितना वाटर जो हटा, जो कि इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, अब उस वाटर का जो उसका मास होगा, ठीक है, उसका जितना वेट होगा उतना वेट के बराबर ऊपर की ओर फोर्स लग जाता है। मतलब इसका नेट वेट जो है, ये जो स्फीयर का जो वेट है, उतना अमाउंट से घट जाता है। क्लियर है? अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियर होगा। तो ये फिनोमेना होगा, कहने का मतलब है कि भाई इसका वेट जो है घट जाता है, वेट घट जाता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकालना था, तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई एफ वाला टर्म, एफ वाला जो फॉर्मूला है, ये हम लोग यूज करेंगे। दूसरा क्लू हम लोगों को मिल रहा है कि भाई अच्छा इसका क्या होगा, कंसेप्ट से समझ गए कि बॉयंसी फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, मतलब इसका वेट घटेगा। वेट घटेगा मतलब वेट मतलब क्या, mg, इसका वैल्यू घट जाएगा। मतलब सीधा जो आप कहिए कि ध्यान जो जा रहा है कि ये फॉर्मूला हम लोगों का यूज होगा। अच्छा, इस फॉर्मूला पे ध्यान जाने का एक और रीजन है कि आपको दिया हुआ है कि एंगल सेम है, थीटा, मतलब कि थीटा वाला भी कोई टर्म, कोई फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये चीज जा रहा है। क्लियर बात है? अच्छा, अब ये सब में आपको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है भाई? कि आपको Q का यहाँ पर Q है, R है, तो ये सब का कहीं तो कुछ ना दिया हुआ है ना आपको वैल्यू निकालना है। आप समझ रहे हैं? तो tan थीटा इक्वल्स टू F/mg, फाइनली कहने का ये मतलब है कि सारे डिस्कशन से ये क्लियर हो गया कि हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे समझदारी से अगर काम लें तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए कि आपको दिया हुआ है कि थीटा का वैल्यू, यही थीटा है मेरा, tan थीटा का, एक्चुअल में ये थीटा नहीं है, थीटा आपका इनफैक्ट यहाँ पर देखा जाए तो 15 डिग्री हो जाएगा, है ना? आप समझ रहे हैं, ये थीटा है। लेकिन जो भी ये कहने का मतलब है कि जब ये 15 डिग्री है तो यहाँ भी तो इस केस में वर्टिकल से ये थीटा, आप समझ रहे हैं, 15 डिग्री। तो यहाँ पर tan थीटा यहाँ पर क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। जब tan थीटा आपका जब कांस्टेंट है, कहने का मतलब F/mg इसका वैल्यू कांस्टेंट है। अच्छा, ये F/mg को, इसको mg को इसका वेट लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू वेट इक्वल्स टू mg, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कहने का मतलब ये F/W, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं, सो F1/W1 इक्वल्स टू F2/W2। अब यहाँ पे क्या क्या हो गया, F1 दोनों चार्ज स्फीयर के बीच में कूलम्बिक फोर्स है जब ये एयर में है, चार्ज स्फीयर का वेट है, नेट वेट कितना है जब ये एयर में है। F2 जब दोनों एक दूसरे पर कूलम्बिक फोर्स लगा रहा है जब ये इस मीडियम में है, मीडियम चेंज हो गया है। W चार्ज स्फीयर का वेट है जब ये इस मीडियम में है। क्लियर है?
चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये F1/F2, क्योंकि बहुत सा टर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन आप समझ रहे हैं, ये सब टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसको एक तरफ कर दिए। इधर आपका हो गया W1/W2, और यहीं से मेरा यहाँ पर टर्म आ जाएगा एप्सिलॉन r, जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। और डेंसिटी वगैरह का जब वेट का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, मास वेट इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू m इंटू जी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम और डेंसिटी वाला ये सब जो वैल्यू दिया हुआ ये सब यूज हो जाएगा। क्लियर है, कैसे सोचते जा रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा, F1 का वैल्यू, F1 क्या है, दोनों चार्ज स्फीयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है जब एयर में है, तो F1 का वैल्यू देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दोनों चार्ज स्फीयर सेम है, आइडेंटिकल चार्ज है, मान लेते हैं Q है, तो ये Q इंटू क्यू, Q1 इंटू Q2 मतलब Q स्क्वायर हो गया। दोनों चार्ज स्फीयर के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R है, तो R स्क्वायर हो गया। ये जब एयर में है F1 का वैल्यू। अब देखिए F2 का वैल्यू लिख रहे हैं F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, क्योंकि अब ये एक मीडियम में है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, इनटू चार्ज स्क्वायर, तो अभी भी है, चार्ज तो सेम है, अभी भी वही चार्ज है, मतलब Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ऑब्वियस है भाई, जब दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री, ये सेपरेशन मतलब सेम है, मतलब दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस r है ये भी सेम है, इसका मतलब है, मतलब ये r स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग लिख रहे हैं W1 का वैल्यू, W1 है चार्ज स्फीयर का वेट जब ये एयर में है, तो W1 इक्वल टू क्या होगा, वेट इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू जी, m इंटू जी। तो मास देखिए m इंटू जी, मतलब मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास इंटू मास इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला आप समझ रहे हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्लियर है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब ध्यान दीजिएगा, तो मान लेते हैं मास इसका लिखना है, तो ये वॉल्यूम मान लेते हैं, ये जो चार्ज स्फीयर इसका अगर वॉल्यूम v है, ठीक है, और ये जिस मटेरियल से बना है इसका डेंसिटी, उसका डेंसिटी कितना है, मटेरियल का डेंसिटी अभी d, वैल्यू हम लोग एक साथ लास्ट में पुट कर देंगे, v इंटू डी इंटू जी, ठीक है। चार्ज स्फीयर का हम लोग वेट लिख रहे हैं, वेट इक्वल टू मतलब mg लिख रहे हैं, मास इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो चार्ज स्फीयर का वॉल्यूम v माने, डेंसिटी उसका d है, जिस मटेरियल का बना है g, ठीक है। अब जब ये W2 उसका वेट है, जब ये लिक्विड में हम लोग इमर्स कर दिए, तो वेट इसका क्या होता है, मतलब जितना ऊपर को थ्रस्ट जो लगा उससे घट जाता है, तो शुरू में वेट कितना था, VDG, ये था VDG माइनस, अब इसका वेट इससे घट जाएगा, कितना घट जाएगा, तो ध्यान दीजिए, जितना ये आपको मैंने बताया है कि जितना ये वाटर को डिस्प्लेस किया, तो कितना डिस्प्लेस किया, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही, मतलब वाटर का वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, उसी वाटर का वेट हम लोगों को लिख देना है, तो उतना ही वाटर का वॉल्यूम तो सेम है जितना इसका वॉल्यूम है v। क्लियर है, मतलब वाटर नहीं है एक्चुअली, ये लिक्विड है कोई इन जनरल, जो कि हम लोगों को पता नहीं है, इनटू इस लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी कहाँ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको दिया हुआ है जिसको हम रो लिख रहे हैं। क्लियर है, इनटू जी, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बहुत सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन, सारा कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, इनफैक्ट इस तरफ सिर्फ और सिर्फ आपका बच जाएगा एप्सिलॉन r। क्लियर है, यहाँ भी देखिए बहुत सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, इनफैक्ट g ऊपर में भी है, g और g कॉमन ले लेंगे तो ये g भी कैंसिल हो गया, v ऊपर में है और v यहाँ से और v यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर में आपका बच जाएगा d, नीचे में बच जाएगा d, vg कैंसिल तो d माइनस रो, d माइनस रो। क्लियर है, अब देखिए यहाँ से आपको d और रो का वैल्यू आपको दिया हुआ है, d रो का वैल्यू दिया हुआ है, एप्सिलॉन का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। d का वैल्यू कितना स्टूडेंट है, 1.6 डिवाइडेड बाई d माइनस रो, मतलब 1.6 माइनस 0.8, 1.6 माइनस 0.8, मतलब ये 1.6 नीचे में 0.8, मतलब इसका वैल्यू आ गया 2, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड आफ्टर दैट दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। चलिए ठीक है, दो इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स है। स्टार्टिंग में क्या किया स्टूडेंट कि हम लोग इसको क्या किए, रब किए, रब करने के बाद फिर क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में दिया हुआ है कि जो रब करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम दोनों को फिर रख देते हैं, मतलब r का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन,
तो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि भाई ये दोनों जो है एक दूसरे को 0.4 न्यूटन के वैल्यू से अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब अपोजिटली चार्ज हो गया होगा डेफिनेटली। देन कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर ड्यूरिंग द रबिंग। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है ड्यूरिंग रबिंग, ये हम लोगों को निकालना है। ऑब्वियस स्टूडेंट, आप क्या कीजिएगा कि जैसे ही आप लोग दो इंसुलेटिंग स्फीयर है, अभी आपने क्या किया, इसको रब करना शुरू किया, ठीक है। तो रब करना शुरू करेंगे तो रबिंग के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम वाले से, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो मटेरियल होगा उससे बाकी दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। यह मोटा मोटी समझिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा रबिंग के चलते, उतना बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो सपोज कीजिए कि मान लिया इससे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो इसमें n नंबर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, कितना चार्ज आएगा, तो Ne वैल्यू का चार्ज आएगा, जिस मतलब Q का वैल्यू हो जाएगा Ne। ये आप बेसिक समझ रहे हैं, हम लोग पहले ही क्लास में देखें, इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब है अब दोनों पे, एक पे इतना प्लस Q चार्ज आ चुका है और दूसरे पे एक माइनस Q चार्ज आ चुका है, जहाँ पे Q का वैल्यू है Ne, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, आप समझ रहे हैं। तो ऑब्वियस है, जब अपोजिट नेचर का चार्ज आ गया तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वही फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ये हम लोगों को निकालना है। भाई बहुत ही आसान है, आप ध्यान दीजिए। देखिए एक फॉर्मूला तो ये है Q = Ne, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होगा भाई, कोई और दूसरा कहीं कुछ दिमाग तो जाने वाली कोई बात ही नहीं है, सिंपल सा बात है ना भाई कि फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन वगैरह दिया हुआ, मतलब कोलम्बिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो Q1 Q2 मतलब Q × Q मतलब Q² डिवाइडेड बाई r², ये दूसरा वाला हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से देखिए हम लोग लिख लेते हैं F = ये हो गया 1/4πε0 Q² है, Q का वैल्यू है Ne, मतलब ये हो गया n² E² डिवाइडेड बाई r²। अब यहाँ से देखिए फोर्स का वैल्यू हम लोगों को पता है 0.4, R का वैल्यू पता है, N का वैल्यू निकालना है, E का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू सबका वैल्यू पता है, मतलब सारे को एक तरफ कर देते हैं, N को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा n² E² = F × 4πε0 × r²। क्लियर है, इसलिए n का जो वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √F × 4πε0 × r² डिवाइडेड बाई E, टोटल का स्क्वायर, लेकिन ये E² है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के फिर ये E रह जाएगा। क्लियर है, देखिए सबका वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ये ऊपर में क्या हो जाएगा, F का वैल्यू कितना है 0.4, तो 0.4 न्यूटन हो गया। 4πε0 का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, 1/4πε0 का वैल्यू स्टूडेंट होता है 9 × 10⁹, इसका मतलब है कि 4πε0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो 4πε0 का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹। क्लियर है, इंटू r², r का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻2 का स्क्वायर, इतना हो गया, डिवाइडेड बाई E का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर है स्टूडेंट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं इसका वैल्यू कुछ इतना आता है। ऑब्वियसली इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो दिस इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कह रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड आर देन केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अपार्ट। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 3.6 न्यूटन, देन ए कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, बी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर ड्यूरिंग द रबिंग। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू जो यहाँ पे 0.4 न्यूटन था, यहाँ पे ये है आपका 3.6 न्यूटन। यहाँ पर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर की जगह पे 4 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। तो एग्जैक्टली सेम है और इसमें दो पार्ट कर दिया गया है। एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू निकालना है, एकदम सिमिलर तरीके से आप बढ़िएगा, ठीक है। सबका वैल्यू बस यहाँ पे चेंज हो रहा है। दूसरे वाले पार्ट में चार्ज का वैल्यू निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू निकल गया, इसमें 1.6 × 10⁻19 से गुना कर देंगे तो आपका चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 8 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस। 8 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम एट सर्टेन डिस्टेंस आर मान लेते हैं पे रखा हुआ है। नाउ दे आर टच्ड
अब क्या करते हैं, दोनों को हम टच करते हैं एंड आफ्टर दैट अगेन केप्ट एट द सेम डिस्टेंस, और उसका दोनों को सेम डिस्टेंस r पे रख देते हैं। देन कंपेयर द फोर्सेज इन द टू केसेज, तो हम लोगों को क्या निकालना है स्टूडेंट, दोनों ही केस में अब कितना जो फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे पर जो कूलम्बिक फोर्स लगा रहा है उसको कंपेयर करना है, मतलब उसका रेशियो निकालना है। समझिएगा भाई, स्टार्टिंग में तो बहुत ही क्लियर है, दोनों के पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहा है उसका वैल्यू कितना है, F1 है, F1 है। तो ये F1 का वैल्यू तो भाई बहुत ही आसान है, F1 का वैल्यू मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा मीडियम तो सेम है, मीडियम एयर ही है, तो सीधे K लिख देते हैं, जिसका K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप समझ रहे हैं। तो K इंटू Q1 Q2 मतलब 8 इंटू 4 चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई r²। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, ये पहला वाला मतलब पहले वाले केस में इतना वैल्यू का फोर्स लग रहा है, ठीक है। दूसरे वाले केस में यहाँ पे फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली अब ये जानना होगा कि भाई जब दोनों को टच कर दिए तो टच करने के बाद क्या हुआ होगा, जैसे ही टच किए होंगे तो चार्ज का फिर क्या होगा, ट्रांसफर हुआ होगा, क्योंकि अभी एक पे ज़्यादा चार्ज है, एक पे कम चार्ज है। चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करना शुरू करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। अब चूंकि यहाँ पर क्या है ना कि देखिए इस तरह की सिचुएशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बहुत ही आसान होता है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है। तो जब भी दोनों को टच किए और फिर उसके बाद हटा लिए तो फाइनली अब दोनों पे कितना चार्ज आया उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, पहले टोटल चार्ज देख लेना है। तो टोटल चार्ज कितना है भाई, यहाँ पे एक पे है 8 माइक्रोकूलम, दूसरे पे -4, तो 8 और -4 को ऐड कर देना, 8 प्लस -4 मतलब 8 -4 मतलब कि 4 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज हो गया 4 माइक्रोकूलम, तो अब दोनों पे हाफ ऑफ कर देना है, मतलब इस पर ये जो चार्ज है फाइनली ये आ गया है 2 माइक्रोकूलम, इस पर भी 2 माइक्रोकूलम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से नेट चार्ज सेम रहना चाहिए, यहाँ भी नेट चार्ज 8 - 4 ही है, यहाँ भी 2 + 2 सेम ही 4 ही। क्लियर है, तो इस तरह से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, फाइनली दोनों पे 2-2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ चुका है। तो अब चूंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, सेम नेचर का चार्ज है, अब यहाँ पे दोनों रिपल्सिव वैल्यू का फोर्स लगाना शुरू करेगा एक दूसरे पे। समझ रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इस केस में जो फोर्स लगा रहा है दोनों एक दूसरे पे, ये F2 वैल्यू का फोर्स लगा रहा है, तो F2 का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मीडियम तो वही है तो K ही लिख देते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 तो K इंटू 2 इंटू 2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², चूंकि सेम डिस्टेंस पे फिर से रख दिए, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए दोनों को कंपेयर करना है, रेशियो निकाल दीजिए, F1/F2 कर दीजिए, इसलिए F1/F2 तो ध्यान दीजिएगा नीचे में r² दोनों में कैंसिल हो गया, K और K कैंसिल हो गया, ये हो गया 8 × 32 हो गया 32, और ये हो गया 2 × 2 मतलब 4 हो गया, मतलब ये हो गया 8/1 मतलब 8:1, दिस इज योर आंसर।